गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड ड्यूरिंग मॉडर्न एज पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने हिस्ट्री के सोर्सेस डेटेशंस के बारे में डिस्कस किया है। आप जाकर उस वीडियो को अपने साइट पर देख सकते हैं। और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिनेसा। हालांकि एनसीईआरटी बुकों में इसकी कहीं डिस्कस नहीं की गई रिनेसा के बारे में, वहाँ पर केवल सोर्सेस और डेटेशंस के बारे में बातें हुई है। लेकिन आपके इस बुक में रिनेसा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का जो है वो बताया गया है। तो मैं इसे कर मैं आपको 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को मैं क्लियर करूंगा। पहली पार्ट में मैंने बताया है इसके सोर्सेस के बारे में, प्रेडेशंस के बारे में मैंने बताया है, और आज जो मैं बात करूंगा आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रिनेसा के बारे में। तो रिनेसा का जो समय माना जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो विद्वानों ने इसके बारे में अनेक समय को अलग अलग समय पर निर्धारित किया है। लेकिन मोटे तौर पर जो माना जाता है कि वह 1350 से शुरू होकर वो 1550 एडी तक जो चला। और रिनेसा का मतलब होता है, लिटरली मीन्स होता है रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग विच बिगेन इन यूरोप। इट वाज द रिवाइवल ऑफ द ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। पुनर्जागरण ऐसा जब मध्यकाल में पूरा यूरोपीय समाज मध्यकालीन विचारों में जकड़ा हुआ था। उसकी सोच केवल चर्च और चर्च के आसपास घूमा करती थी। चर्च जैसे लोगों को कहता था, या जो राजा जो कहते थे, जो ट्रेडिशंस थी, उनकी जो परंपराएं थी, जो कस्टम थे, जो रीति रिवाज थे, वो उसी में जकड़े हुए थे। लेकिन जब कुस्तुनतनिया पर तुर्कों का जब अधिकार हो गया, अब कुस्तुनतनिया क्या थी? यह ईस्टर्न बेजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल था। जब यहाँ पर तुर्कों का अधिकार होता है तो यहाँ से जो कुस्तुनतनिया जो थी वह अनेक विद्वानों का आश्रय स्थल था, और वहाँ से विद्वान निकलकर यूरोप की ओर जाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता था नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में यूरोप के लोगों को जो पूर्वी ज्ञान था, जो नॉलेज था, रोमन जो नॉलेज था, इस नॉलेज से यूरोप के लोग जो हैं वह रूबरू होते हैं। अब वो जानते हैं और उन्हें लगता है कि जो अभी तक हम लोगों ने जिंदगी को जिया है वो वास्तव में एक जकड़ा हुआ है, जो डायनेस्टीज, चर्च, कस्टम्स, ट्रेडिशंस के अनुसार फॉलो करते चले जा रहे हैं हमारी जिंदगी इन सभी लोगों का, और इससे हम बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। तो पुनर्जागरण जो था या रिनेसा जो था, इसी सोच के खिलाफ एक नया लोगों में अनुभूति था, एक नया विचार था। और इस विचार में क्या शामिल थे? टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, वो अपने बारे में सोचें। सेकेंड, टू चैलेंज द एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स, ट्रेडिशंस and institutions which they thought were harmful to them। यानी इस रिनेसा ने लोगों को इंस्पायर्ड किया कि वो जो एस्टेब्लिश्ड कस्टम हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके खिलाफ वह सोचे, समझे और उसे तोड़ दे अगर उनके लिए सही नहीं है तो। इसी प्रकार से जो इंस्टीट्यूशंस जो उस परंपरा और ट्रेडिशंस को यानी ट्रेडिशंस या कस्टम्स को बनाए रखना चाहती हैं, उस इंस्टीट्यूशंस का भी अगर उनको लगता है कि हार्मफुल है तो उसका वो विरोध करना शुरू करें। नेक्स्ट, द साइंटिफिक टेम्पर डेवलप थ्रू रिनेसा। अब लोगों में साइंटिफिक टेम्पर का, अब साइंटिफिक क्या होता है? वैज्ञानिक सोच का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। अरे वैज्ञानिक डेवलपमेंट क्या, वैज्ञानिक सोच क्या था? अब हर एक सच पर जो भी उनसे कहा जाता था उस पर एक नए तरीके से सोचते थे, क्या वह सही है या सही नहीं है। यानी जो ट्रेडिशंस या जो कस्टम्स जो पहले से चले आ रहे थे, यानी जो चर्च के द्वारा जो निर्धारित की गई थी या अन्य राजाओं के द्वारा जो वैसे सिस्टम जो डेवलप किए गए थे, क्या वो सही है या सही नहीं है। तो इसके बारे में जो एक साइंटिफिक सोच, जैसे आज हम हर एक चीज पर क्वेश्चन एराइज करते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, से लूनर एक्लिप्स कैसे होता है, अर्थ गोल क्यों है,
अगर हम इन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, कैसे हम कहेंगे गोल हैं, तो ये साइंटिफिक टेम्पर हुआ ना। तो इस प्रकार साइंटिफिक टेम्पर का उदय हुआ। ठीक इसी प्रकार से इस पुनर्जागरण ने लोगों को यह आवाज भी दिया, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस अगर उनके खिलाफ कोई कड़े कदम उठाती है तो उसके खिलाफ अपनी आवाजों को उठाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहां पर जानकर काफी आश्चर्य है कि इस रिनेसा ने यूरोप के लोगों में एक तरह से जो है एक युगांतकारी परिवर्तन जो है वो लेकर आता है। एक लैंडमार्क है यूरोपियन हिस्ट्री में, मेडाइवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश का एक लैंडमार्क मैंने कहा आपसे, क्योंकि लोग जो हैं अब चर्च के खिलाफ या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे। और जब ये क्वेश्चन उठा, जब उन्होंने इस क्वेश्चन को जब उठाया तो इसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स भी कहा गया, यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर में एक दूसरा चीज भी जो आया उसको कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म। यानी क्रिश्चियनिटी दो भागों में बटा, कैथोलिक जो पुराने विचारों को जो मान रहे थे, जो अभी भी चर्च और जो अन्य धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा गया था उसके बारे में, और यहाँ पर जो है उन्होंने जो है इसका विरोध किया, कुछ नए तरीके से सोचना शुरू किया, तो वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। स्टूडेंट, इसका परिणाम यह हुआ कि लोग अपने अब कामों को करने लगे, लोग व्यापार के लिए घरों से बाहर निकलने लगे, दूर दराज तक जाना शुरू किए। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये पहली बार होता, पहले भी ऐसा हो, पहले से करते, लेकिन अब तेजी से हुआ। इसका परिणाम यह निकला कि अब यूरोपियन सोसाइटी में मेडाइवल एज का यूरोपियन सोसाइटी में मिडिल क्लास का इमरजेंस या उदय हुआ। अब ये मिडिल क्लास जो था काफी प्रभावशाली साबित हुआ, काफी प्रभावशाली या इन्फ्लुएंशियल साबित हुआ। रीजन ये था कि इस समाज के हर तबके, क्योंकि इस तबके में, इस मिडिल क्लास में डॉक्टर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, टीचर्स भी थे और अन्य प्रोफेशनल्स लोग भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी आवाज़ों को उठाया। और इससे नए नए शहरों का उदय होना शुरू हुआ यूरोप में। जो भी आज आप बड़े शहरों का नाम जानते हैं, वो सारे के साथ, चाहे मिलान हो, चाहे वो रोम, चाहे वो अन्य नाटकम हो, ये सारे के सारे जो है वो इसी समय जो है वो उदय होने शुरू हुआ। लोग अब गांवों से निकलकर शहरों की ओर जो है वो आने लगे। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण ने या रिनेसा ने लोगों को जीवन में विचारों की अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। साइंटिफिक टेम्पर को लोग रीजनेबल थिंकिंग करने लगे। तो इस प्रकार से रिनेसा शुरू हुआ और लोगों के जीवन पर काफ़ी ही प्रभाव डाला। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आप इस रिनेसा के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ शुरू करता हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? फर्स्ट सोचिए स्टूडेंट, मैंने कहा कि मेडाइवल एज से मॉडर्न एज में आप आ रहे हो, और कोई एक खास टाइम नहीं होता है, कोई खास डेट नहीं होता है हिस्ट्री में जहां पर आपको आते हैं कि मॉडर्न एज शुरू हो गया और मेडाइवल एज खत्म हो गया। वास्तव में एक प्रोसेस प्रक्रिया है, जब हम मेडाइवल एज के कुछ लक्षणों कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ते चलते आते हैं और कुछ नए नई चीज़ों को हम अपनाते हुए चले आते हैं। तो हमने उसमें एक रिनेसा का नाम आपको दिया। रिनेसा ने लोग आने जाने विचारों के व्यक्ति की स्वतंत्रता दी, लोग अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किए, विरोध करना शुरू किए। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? अब जब लोग एक दूसरे जगह से आने जाने लगे, खासकर वेस्टर्न यूरोप में, इंग्लैंड जैसे देशों में, मेडाइवल एज में जो प्रोडक्शन होता था वस्तुओं का या गुड्स प्रोडक्शन जो होता था, उसमें जनरली वह गांव में कारीगर्स या आर्टिजन्स या अन्य वीवर्स वगैरह रहा करते थे। वह अपने गांव जो थे वह बिल्कुल ही अपने आप पर ही जो निर्भर करते, सेल्फ डिपेंडेंस थे, उनको बाहर जाना नहीं पड़ता था, बल्कि वह और जो सामान्य जो प्रोडक्ट करते थे वो प्रोडक्ट जो है वह बाहर व्यापारियों के थ्रू जो है बाहर चले जाता था। तो जो साधन थे प्रोडक्शन के, जनरली गाँव में जो कारीगर्स हुआ करते थे, कारीगर्स घर में अपने फैमिली के साथ मिलकर प्रोडक्शन करते थे और साथ ही साथ जो है खेती बाड़ी भी किया करते थे। लेकिन थोड़ा आप सोचे यहाँ पर, अगर आप
दोनों ही एक साथ कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा सा सिस्टम नहीं है, जब मन तब आए, घर में प्रोडक्शन मैंने किया, तब मन जो है अपने खेती में लग गए, आज हुआ, आज मन हुआ किया, कल मन हुआ नहीं मैंने किया। तो क्या इस प्रकार से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि रिनेसा के दौरान लोगों के बीच ट्रेड जो है, व्यापार बढ़ा, लोग शहरों में आके बसना, नए नए शहरों को उदय शुरू हुई, लोगों को डिमांड बढ़ने लगा, और लोगों को जब डिमांड बढ़ी तो अनेक ऐसे लोग थे जो उनको लगता था कि इस प्रकार के जो ग्रामीण जो सिस्टम जो है, जो गांव में जो प्रोडक्शन के जो सिस्टम है, जो कारीगर्स, आर्टिजन्स, वीवर्स वगैरह जो प्रोडक्शन करते, इससे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया सकता है। और साथ ही साथ जो ट्रेड के थ्रू उन लोगों ने पैसा को अर्न किया था, उस पैसा को अब नए नए टेक्नोलॉजी का जो है इन्वेंशन होना शुरू हुआ, जैसे वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल, या इस प्रकार से अन्य सारी चीजों का जो है आविष्कार होना शुरू हुआ। और उसकी शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। सबसे पहले इंग्लैंड में इसकी शुरुआत जो है वह होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने वर्ड क्यों यूज किया या बुक में क्यों यूज किया गया, इसका रीजन है स्टूडेंट्स। इसका रीजन यह है कि पहले के जो लोग थे वो अपने गांव में जब मन तब हुआ, लेकिन फैक्ट्री सिस्टम का डेवलप हुआ, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फैक्ट्री सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, जहां पर अब जो है उस फैक्ट्री में नियमित समय पर, यानी इस जो समय होता है उस समय पर आपको आना है, उससे घर से कोई जुड़ाव नहीं था, आपको समय पर आना है, काम करना है और यहाँ से चले जाना है, फिर आना है, फिर चले जाना है, यानी एक सिस्टमेटिक वे का डेवलप हुआ फैक्ट्री सिस्टम के थ्रू। अब सारे सामान जो है कंपनियों में प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। तो अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, चाहे वो आर्कराइट रहे हों, चाहे क्रॉम्पटन रहे हों, चाहे अन्य लोग रहे हों, जेम्स वाट रहे हों, इन लोगों ने काफ़ी सारी मशीनों का भी इन्वेंशन किया इस दौरान। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक परिणाम यह निकला, जो इसका इफेक्ट जो हुआ वह काफ़ी अलग अलग तरीके से जो है लोग प्रभावित करना शुरू किया। अब अनेक कंट्री जो इतने बड़े पैमाने पर जब प्रोडक्शन होने लगा, इस प्रोडक्शन को कहां पर खपत किया जाए, यानी दो नए ढंग के विचार जो है सामने आए, इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म। अब इंपीरियलिज्म क्या है, साम्राज्यवाद क्या है? जैसे इंग्लैंड एक छोटा सा देश था जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता था, उसका मार्केट छोटा था। अब जब इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन जब होता है तो काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। अब इन सारे वस्तुओं का जो प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन को कहां पर खपत किया जाए, नंबर 1, और जो इन वस्तुओं को बनाया जाता है उसके लिए इनपुट कहां से लाया जाए, यानी कच्चे सामग्री जो है कहां से लाया जाए। तो बहुत जरूरी था कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया सके, ताकि जो है वो कच्चे सामग्री को वहां से लाया जा सके और अपने सामान को उस मार्केट में जाकर प्रोडक्ट की हुई आउटपुट, यानी जो प्रोडक्ट की हुई वस्तुएं जो हैं उनको बाहर खपाया जा सके। तो इस साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, यानी अब हर कंट्री धीरे धीरे, चाहे वो इंग्लैंड रहा हो, फ्रांस रहा हो, स्पेन रहा हो या अन्य लोग रहे हैं, इन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र एरिया का जो है विस्तार करना शुरू, एक अंधा दौर शुरू हुआ, जिसमें सबसे अधिक देश जो शामिल हुए वो एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज जो है वह शामिल थे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही पिछड़ापन था। इंग्लैंड यूरोप में नए नए प्रोडक्शन हो रहे थे, वहाँ के लोग नए विचारों से लैस थे। अभी भी एशिया और अफ्रीका के लोग जो है मेडाइवल एज में ही रह रहे थे, यानी मध्यकाल में ही रह रहे थे। जैसा कि मैंने पार्ट वन वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कहा है कि किस प्रकार से प्रेडेशन जो है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जो है वह एंशिएंट, मॉडर्न और मेडाइवल और मॉडर्न की शुरुआत हुई। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है इंपीरियलिज्म। अब कॉलोनीज क्या है? कॉलोनीज का मतलब ये होता है कि अब वहाँ की सत्ता को अपने अनुसार, जैसे भारत किसका कॉलोनीज था, तो ब्रिटिश था ना। आप पढ़ेंगे क्लास 8 में पढ़ेंगे, इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडर्न एज में, किस प्रकार से ब्रिटिश व्यापारियों ने या यूरोपियन ट्रेडर्स ने, केवल ब्रिटिश यानी अन्य ईस्ट इंडिया कंपनियां आईं और उन सभी लोगों ने भारत में व्यापार करते करते भारत को कंट्रोल कर लिया। व्यापार के लिए ही भारत को कंट्रोल में लिया गया।
इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैप्चर कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये विचारधारा जो है सामने, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म का विचारधारा जो है वह सामने है। अब इसके परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम बहुत ही घातक हुआ इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब जो देहातों में रहने वाली, यूरोप में जो देहातों में जो एग्रीकल्चर पर जो बेस्ड थे, वे अब निकल कर कहाँ आते हैं? शहरों में आते हैं। शहरों की ज़िंदगी, चाहे वो मैनचेस्टर हो, लिवरपूल हो या अन्य इंग्लैंड लीड्स हो, अनेक ऐसे शहर हैं जो आज जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिनके बारे में जहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज की एस्टेब्लिश हुई थी या फैक्ट्री की एस्टेब्लिश हुआ, लोग शहरों में काम की खोज के लिए आने लगे। शहरों में अचानक से भीड़ बढ़ने लगी। लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं था, कोई सैनिटेशन सिस्टम नहीं था, लोग कंपनियों में कोई नियम नहीं था, अगर एक बार कंपनी में घुस से कब वहाँ से बाहर निकलेंगे इसके बारे में कोई जानता नहीं था। तो लोगों का एक्सपायरेशन शुरू हुआ, लोगों का शोषण शुरू हुआ। इससे समाज में या सोसाइटी में दो क्लास का जन्म हुआ, एक हैव्स, एक दूसरा हैव्स नॉट, यानी जिनके पास संपत्ति था और जिनके पास संपत्ति नहीं था, यानी लेबर क्लास का एक उदय हुआ, जो कारीगर वगैरह थे, जिनके छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे, जो गाँव में बहुत अच्छी ज़िंदगी जिया करते थे दूर दराज के इलाकों में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेडिवल एज में जो प्रोडक्शन जो था वो गाँव में होता था, जो कारीगर गाँव में रहते थे, अपने परिवार के साथ सामानों का प्रोडक्शन करते थे और साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर वगैरह भी किया करते थे। अब उनके व्यवसाय जो है अब खत्म हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका परिणाम देखने को मिला। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंजेज आए। अब पॉलिटिकल जिंदगी में क्या चेंजेज आए कि अब लोग जो हैं, फ्यूडलिज्म जो था वह खत्म हुआ, यानी सामंतवाद खत्म हुआ। इसके जगह पर बड़े बड़े जो है नए नए शहरों और नए नए पॉलिटिकल सिस्टम का विकास होना शुरू किया। और लोग अब कारीगरों के बारे में भी या जो लेबर्स थे उनके बारे में भी लोग जो हैं वो क्वेश्चन करना गवर्नमेंट से शुरू किए। इनके बारे में थिंकिंग जो है वह शुरू हुआ, जो नेक्स्ट वीडियो क्लास में आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सोशलिस्ट के बारे में, सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में, इसके बारे में, कार्ल मार्क्स वगैरह के बारे में आपके साथ में बताऊँगा, डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है वह है आज के इस पार्ट 2 में रिनेसा एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रिनेसा की शुरुआत यूरोप में इटली से होती है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है इंग्लैंड में पहले होती है, इसके बाद यूरोप में अन्य जगहों में फैल गए। तो ये सारे ऐसे एक लैंडमार्क्स थे जहाँ पर कहते हैं कि अब समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यानी उस मेडाइवल सोसाइटी का चेंजेस जो है वो दूसरे रूप में जो है वह हो रहा है। इसे हम लोग कहते हैं परिवर्तन, चेंजेस, और मान सकते हैं कि ये मॉडर्न एज के आगमन का सूचक था। हमें स्टूडेंट विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कहीं किसी समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, आप क्वेश्चन एराइज करेंगे। मुझे विश्वास है मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन किसी ने किया है कि सर हमें समझ में नहीं आया कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं। हमने कहा था कि प्राइमरी सोर्सेस में लिटरेरी सोर्सेस और साथ ही साथ उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी शामिल होते हैं। इन प्राइमरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के स्टडी करने के बाद हिस्टोरियन जो एक नए बुक लिखते हैं, जो स्टडी अपना करते हैं और जो नए चीज़ जो आते हैं या जो प्रकार से जो लिखा जाता है, चाहे वो नए बुक्स हों या रिपोर्ट्स हों या कुछ इस प्रकार से हैं, उससे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। मुझे विश्वास है कि आप हमने भी उस वीडियो को देखा है और हमें लगता है कि आप उस देखेंगे तो क्लियर जो है वो हो जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।